So we were looking at complex number. कल हमने क्या देखा जी लास्ट लेक्चर में? ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसके ऊपर हमने क्या देखा जी, जब भी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर करना रहेगा, हमें वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में से कौन सा फॉर्म बेहतर है? वेक्टर फॉर्म. और वहीं पर अगर हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर करना रहेगा तो कौन सा फॉर्म बेटर हो जाता है हमारे लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म काफी बेटर हो. यहाँ तक क्लियर है सब? आज हम और क्वेश्चंस देखेंगे, बट कुछ ऑब्जर्वेशंस को पहले लिख लेते हैं. इम्पोर्टेंट results on modulus and argument. अब देखो ये ऑब्जर्वेशन हम किस लिए बना रहे हैं? हमें वेक्टर फॉर्म के ऊपर काम करना काफी इजी होता है. आर और थीटा के टर्म में रहेगा तो हमारा कौन सा फॉर्म? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो हमारा आर था वो क्या था? मॉडुलस था. और जो थीटा था वो क्या था? आर्गुमेंट था. तो उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे सो दैट जैसे हमें वेक्टर फॉर्म को लेकर काम करना जैसे इजी हो जाता है, सिमिलरली हमें ट्रिगो के साथ भी थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए. ये क्लियर? सो लेट कैपिटल Z, Z1 and Z2 are complex numbers and argument of Z1 is theta1, argument of Z2 is theta2. ये हम एक गिवन डेटा पकड़ कर चलेंगे, इनके ऊपर कुछ हम ऑब्जर्वेशन करेंगे. नंबर 1, इसमें से कुछ पार्ट देखो कल लिखा रहेगा, बट आज हम जितने भी रहेंगे ऑल पॉसिबल आस्क वो सारे के सारे देखेंगे. तो अगर कल का कुछ पार्ट मिस भी हुआ रहेगा तो डोंट वरी. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी बनाए. आप ऑब्जर्व करोगे हम कई बार क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर क्या बना रहा है? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस या फिर रिजल्ट्स बना रहे हैं. उसके पीछे पर्पस यही है. अगर आप ये देखोगे बाद में क्वेश्चंस करने जाओगे ना, आप सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर निकालने के चक्कर में रहते हो. इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में आप ध्यान ही नहीं देते. ठीक है. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 upon Z is equal to minus of argument of Z. Third, argument of Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2. Argument of Z1 into Z2 conjugate is equal to, अब देखो ये दोनों में Z2 का क्या हुआ है? कॉन्जुगेट हुआ. पहले वाली फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या पता है? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल आर्गुमेंट नेगेटिव साइन के साथ आता है. तो ये हो जाता है कि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. अब देखो फोर्थ एंड फिफ्थ का जो राइट हैंड साइड है वो सेम है. इसका मतलब क्या हुआ? Z1 को Z2 से डिवाइड करने के बाद जो आर्गुमेंट मिलता है या फिर Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर्गुमेंट मिलता है वो दोनों लगभग सेम ही है. ये क्लियर है?
आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा, मॉड्यूलस तो अलग अलग होता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट का हो गया, मॉड्यूलस के ऊपर जाते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। आपको ये वाला पार्ट पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उसी के साथ मैच करेगा। मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये वाला पार्ट हमने एक्चुअली मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, अगर आपको याद आएगा। अब अगर इसको अगर ये पार्ट में अगर नहीं लिखना है तो इसी का हम सेकंड फॉर्मूला भी लिखते हैं जी, z1 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। लकीली हमें सेकंड वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल वी शुड नो अबाउट इट। z1 माइनस z2 का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। z1 प्लस z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस z1 का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस z2 का स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 when argument of z1 minus argument of z2 is equal to y by 2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन का मॉड्यूलस और उन्हीं के सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूलस सेम आएगा। कब आएगा? जब एक्चुअल में वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन सा एंगल पे रहेंगे जी? 90 डिग्री पे। उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल रहेगा आपका? 90 डिग्री। यही मतलब हुआ ना। देखो ना, आर्गुमेंट ऑफ z1 हमने क्या बोला है? θ1 दिस इज θ2। इसी का मतलब क्या रहेगा? θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओरिजिन के थ्रू कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री ओरिजिन के साथ। क्लियर? नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 सॉरी मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। ये कब होता है? व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा तब। Modulus of Z1 plus Z2 is always greater than modulus of Z1 minus modulus of Z2 and is always less than modulus of Z1 plus modulus of Z2. और इसी तरीके से हमारा रहेगा फाइनल ऑब्जर्वेशन, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 एंड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पहले भी हो चुके हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको नए दिखेंगे। लाइक आपको मॉड के बीच का रिलेशन पता चल रहा है और उसकी वजह से आप किसके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बीच। अब देखो, जब हम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जाएंगे, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर आप देखोगे, मॉडुलस का भी सीधा डिवीजन या फिर प्रोडक्ट हो जाता है, बट आर्ग्यूमेंट के ऊपर हमें ये वाले ऑब्जर्वेशंस काफी हेल्प करते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फाइनल वाला किससे हुआ, तीसरा वाला, 4 दिए थे ना, बड़ा वाला लिया था Z1 minus Z2 into Z2 plus Z1। चलो पकड़ के चलते हैं दो एग्जांपल्स, इनके ऊपर ये प्रॉपर्टी सारे के सारे तो नहीं देखेंगे, बट स्पेशली प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाले तो फॉर श्योर देख सकते। ठीक है, अब लेट जस्ट से आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको क्या कैलकुलेट करना है जी, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, आपको ये कैलकुलेट करना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट मैं z को ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई z लेट z इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला जी, Z1 अपॉन Z2। ये डिवीजन को मैं ऐसा नहीं बोल सकता, z इज नथिंग बट इट इज अ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने इसको Z1 अज्यूम किया और इसको Z2 अज्यूम किया, और अगर ये डिवीजन है तो भाई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म काफी हेल्प करेगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए हमें r एंड थीटा पता होना चाहिए, और r एंड थीटा निकालना हमें आता है। r क्या होता है जी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा हमें tan थीटा पता है। tan थीटा क्या होता है जी, y अपॉन x होता है। ठीक है, हाँ चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब देखो, सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ता है यहाँ पर, r कितना रहेगा जी इसका, Z1 का √2, और तो देखो इसका थीटा कितना आएगा, रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो माइनस थीटा कर कर हम लेते हैं, याद है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट
180 माइनस थीटा, थीटा माइनस 180 क्वाड्रेंट माइनस थीटा। तो इसका जो भी थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से हम क्या लेंगे, माइनस थीटा लेंगे। तो देखो क्या हो जाता है, y अपॉन h 1/1 1 माइनस tan थीटा 1 कब आता है 45 डिग्री पे, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा 45 आया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 45 विच इज नथिंग बट माइनस π/4। हम इसको क्या लिखेंगे जी, cos ऑफ माइनस π/4 प्लस i साइन ऑफ माइनस π/4 और z2 क्या मिलेगा जी, अब √2 cos ऑफ प्लस π/4 प्लस i साइन ऑफ π/4। अब इनका क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अब देखो ये निकालने तक आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही मिल जाता है ना डिवीजन काफी इजी हो जाता है। मेरा z1/z2 क्या हो जाएगा, √2/√2 दिस अपॉन दिस है ना, तो भाई इसके आर्गुमेंट में से मुझे इसके आर्गुमेंट को माइनस करना है, तो ये क्या हो जाता है cos ऑफ माइनस π/4 माइनस π/4 माइनस 2π/4 माइनस π/2 आई साइन। अब ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये जो एंगल का एडिशन या फिर डिफरेंस आएगा वही तो एंगल इधर आएगा। डिफरेंस कैसे, cos एंड साइन, रियल पार्ट ये, दोनों का क्या होगा जी, एंगल सेम रहेगा। ये क्लियर है। अब देखो cos माइनस π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है, माइनस π/2 भी 0 ही होता है, तो 0 हो गया। साइन माइनस π/2 कितना होता है, -1 होता है, तो i इंटू -1 क्या हो गया, माइनस i हो गया, बाहर कौन है 1 है, 1 इंटू माइनस i कितना आएगा माइनस i। देखो आपको वैल्यू मिल गया, z इज इक्वल टू इफ यू रिमेम्बर हमने इसी वाले पार्ट को एक एग्जांपल में भी किया था, 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i, उसका वैल्यू मैंने सीधा बोला था, याद कैसे माइनस i, ठीक है। बट ये छोटे वाले एग्जांपल के ऊपर हमने अप्लाई करके देखा, बड़े वाले एग्जांपल्स के ऊपर कितना इजी हो जाता है, समझ में आ गया। आपको सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट कौन सा लगेगा शुरुआत में, हमारा जो भी वेक्टर फॉर्म रहेगा उसको कौन से पार्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में करना है। एवरीवन क्लियर? Shall we move on to our next part? अब देखो कल मैंने एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो। एक बात तो पता है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन से वाले प्लेन के ऊपर दिखा रहे हैं, आर्गन प्लेन के ऊपर दिखा रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मतलब क्या रहता है, उसको हम किसके साथ अटैच कर रहे हैं, ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैंने ओरिजिन के साथ अगर कनेक्ट किया तो वो एक क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। वेक्टर मतलब एक एरो टाइप बनेगा। अब उस वेक्टर का जो लेंथ है मैंने वही रखा, और उसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा। और ये रोटेशन ज्यादा से ज्यादा आर्गन प्लेन पे कितना जाएगा, 360 डिग्री तक ही जाएगा। मतलब हम किसी भी एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ये समझ में आया? उसका मॉड्यूलस वही रखेंगे, बट उसका क्या चेंज करेंगे, हम आर्ग्यूमेंट चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे। ये कंसेप्ट अच्छे से ध्यान देना, रीजन डी मोयर थ्योरम के लिए बेस बनाएंगे। पहले कंसेप्ट का हेडिंग डालो, complex number as a rotating arrow. Complex number as a rotating arrow. सिर्फ देखो हेडिंग डालो, काम कुछ मत करो, अब सिर्फ क्या एक बार अंडरस्टैंड कर लिया ना, लिखाऊंगा यू विल फाइंड आउट, सिर्फ डिटेल्स को ध्यान से देखने की वजह से आपको उसका एप्लीकेशन आराम से आ जाएगा।
अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करेंगे। लेट्स जस्ट से मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब z को हम क्या लिखते हैं जी, x प्लस आई वाई, ठीक है। अब x प्लस आई वाई वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो वो आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब लेट्स जस्ट से मैंने इसको किस में लिखा है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है। लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रहता है, अगर ये मेरा ओरिजिन o रहेगा और इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये रहेगा। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर वेरिएबल कौन है, r एंड थीटा। अब ये r कौन होता है, r इज नथिंग बट लेंथ ऑफ OZ। ये अभी जैसे इसको मैं t पर रखूंगा, हमारा z कहाँ पर बैठा हुआ है जी, z कौन से पॉइंट से लिखा है हमने, t से। तो ये वेक्टर OP का लेंथ रहेगा। तो देखो हमें क्या पता है, वेक्टर OP का जो लेंथ है वो क्या है, r है, बराबर। और थीटा कौन है, थीटा ये वाला पार्ट है, ये क्लियर है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। अब हमारे कंसेप्ट का नाम क्या है, रोटेटिंग एरो। अब तक हमने कुछ किया है, कुछ नहीं किया, ये हमें अब तक पता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब मैं क्या करूँ, ये जो वेक्टर OP है इसको यहाँ पर स्टेडी रख रहा हूँ, इसका सिर्फ कौन सा वाला पार्ट मूव करूँगा, P वाला एंड, O वाला एंड वहीं पर रहेगा। मैं इसका कौन सा वाला एंड चेंज करूँगा जी, P वाला एंड चेंज करूँगा। अब P वाले एंड को चेंज करने के बाद लेट्स जस्ट से मैं कौन सी वाली पोजीशन पे आ गया, अब नई वाली Q पर, ठीक है। अब देखो वापस ये नया वाला पोजीशन हो गया, ओके। अब ये एरो को जब रोटेट किया तो R के अंदर कुछ चेंज हुआ क्या, लेंथ ऑफ एरो के अंदर कुछ चेंज हुआ, हमारा क्या चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, आर्ग्यूमेंट चेंज हुआ बेसिकली। अब लेट्स जस्ट से हमने एक्स्ट्रा मूव कौन से एंगल से किया, अल्फा, ठीक है। अब अपना नया वाला आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ओके। अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर OP और वेक्टर OQ दोनों को लिखता हूँ। वेक्टर OP क्या है अपना, Z R इज द लेंथ मॉड्यूलस, और उसका आर्गुमेंट के टर्म में हमने लिखा। आपका OQ क्या हो जाता है, देखो OQ के ऊपर जब आपका Z जाता है तब देखो आपका क्या होता है, लेंथ उसका क्या है, R का R ही रहेगा, बट अब आपका आर्गुमेंट देखो क्या हो गया, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस I sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज जिस तरीके से एंगल पॉजिटिव गिनते हैं, इसलिए हमने अल्फा को प्लस किया। अगर यही अल्फा एंगल अगर नीचे की तरफ जाता तो उनके साइड पे तो माइनस होता, ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट। मतलब अब ये मेरा सिर्फ एक वेक्टर OP में पूरा 360 डिग्री में कहीं पर भी कैसे भी रख सकता हूँ, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है वो भी मेरे को समझ में आ जाए। अगर मुझे कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ वेक्टर अगर दिया रहेगा, उस वेक्टर को मैं रोटेट जैसे ही करता हूँ वैसा मेरा पूरा का पूरा नया वाला इक्वेशन, नया वाला पोजीशन भी मुझे अपने आप पता चल जाता है, इसमें किसी को कोई डाउट। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना है, देखो ये हमने यहाँ पर इसके वाले ऑब्जर्वेशन कर, यहाँ पर इसके वाले ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। आपके वेक्टर OQ का मॉडुलस क्या है, R ही है, और आपका थीटा कितना है इसके लिए, सॉरी आपका थीटा प्लस अल्फा मतलब क्या है, यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, नया वाला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो देखो ये पुराना वाला Z का पोजीशन, ये नया वाला Z का पोजीशन क्या चेंज हुआ, मॉडुलस के अंदर कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं, उसके सिर्फ आर्ग्यूमेंट के अंदर चेंज हुआ। तो मतलब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, उसके मॉडुलस के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसके सिर्फ आर्ग्यूमेंट के अंदर ही चेंज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी अपना अल्फा क्या रहेगा उसके हिसाब से अपना चेंज होगा, ये क्लियर है। अब रीडिंग अगर डालना रहेगा तो पहले अजम्पशंस कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। लेट
let z is equal to r in bracket cos theta plus I sin theta is given complex number on argument plate. ठीक है. अब point P denotes initial position of complex number. बराबर. तो हमारा ये जो वेक्टर OP होता है यही क्या बन जाता है आपका Z. वेक्टर OP आपका क्या शो करेगा जी? कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो भी इस तरीके से. ये क्लियर है. इसके बाद डायग्राम क्रिएट करो. पूरा का पूरा डायग्राम बना दो. OP सब कुछ बना. हो गया डायग्राम. और डायग्राम जैसे हो गया रहेगा. यहाँ पर अब हम आगे क्या करेंगे? We rotate vector OP at an angle alpha in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense. Pivoted at point O. O के ऊपर रखेंगे और अपन कौन सा एंड शिफ्ट करेंगे? सिर्फ P वाला एंड शिफ्ट करेंगे. ठीक है. Let capital Q is new position of Z.
rotation. ये रोटेशन के बाद क्या होगा जी आपका वेक्टर ओ क्यू डिनोट्स जेड सीधा ऐसा बोल सकते हैं आपका वेक्टर ओ क्यू क्या हो जाता है नया वाला पोजीशन ऑफ जेड। ठीक है तो देखो कंफ्यूजन मत होना आपका वेक्टर ओ क्यू पुराना वाला कॉम्प्लेक्स नंबर था आफ्टर रोटेशन आपका वेक्टर ओ क्यू हुआ है। अब दोनों के हम कौन से वाले पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के ऊपर। तो ये हमें क्या मिलता है हमारा वेक्टर ओ पी या फिर जेड का ओरिजिनल पोजीशन जो था उसके हिसाब से हमारा उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा जी cos थीटा प्लस आई sin थीटा एंड आफ्टर रोटेशन वेक्टर ओ क्यू। अब देखो ये जो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन हम किसके ऊपर बना रहे हैं डायग्राम के ऊपर। ये क्या बन जाएगा जी आपका r इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस आई sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बनता है complex number as a rotating arrow changes only its argument। आपका क्या होगा जी सिर्फ आर्ग्यूमेंट चेंज होगा बट आर्ग्यूमेंट भी कौन सी सेंस में हो रहा है समझ में आया एंटी क्लॉकवाइज गए इसलिए आर्ग्यूमेंट इंक्रीज हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते तो डिक्रीज हो। ये समझ में आ रहा है। इसको हम ना 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल्स के ऊपर ट्राई करके देखते हैं आपको ये आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पर की पार्ट क्या रहेगा भाई ये जो है ना क्या हो रहा है ये रोटेट होगा और जो भी रोटेट हो रहा है उसमें से एक पॉइंट फिक्स रहेगा सिर्फ आपका दूसरा वाला एंड चेंज होगा। इट्स लाइक अ डोर हिंजेस के पास फिक्स रहता है आपका सिर्फ कौन सा वाला एंड वाला पार्ट चेंज होगा उसी की वजह से। ये क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Z1, Z2, Z3 denotes vertices of equilateral triangle on argand plane। बातें नहीं विवेक क्या चल रहा है उसको दिख नहीं रहा आगे बैठा कर हाइट कम है तो पीछे बैठने के बाद हाउस स्टडी है हाँ तो उठ के देख Z1, Z2, Z3 denotes vertices of equilateral triangle on argand plane। Represent one side in terms of others। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये किस तरीके से रहेगा हमें आइडिया। हमें सबसे पहले देखो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा Z1, Z2, Z3 ये कौन से वाले प्लेन पे बिलोंग कर रहे हैं आर्गन प्लेन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया है Z1, Z2, Z3 क्या है आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है
अब देखो, अब हम इनको ना ए बी सी की जगह सीधा क्या बोल के लेके चलेंगे, Z1 Z2 एंड Z3। तो ये साइड क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर साइड Z1 Z2, दिस इज Z2 Z3 एंड दिस इज Z1 Z3। अब आपको क्या बोला है जी, रिप्रेजेंट वन साइड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। मतलब अगर मैं एक साइड पकड़ के चलता हूँ Z2 Z3, मैं Z2 Z3 को ये वाले साइड के टर्म में भी लिखूंगा एज वेल एज ये वाले साइड के टर्म में भी लिखूंगा। ये समझ में आया है? तो कोई भी एक साइड चूज कर लो। लाइक जैसे हमने एक साइड को आंसर वाला चूज कर लिया, ये बॉटम वाला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिर्फ दूसरे के रिस्पेक्ट में शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर? अब लेट जस्ट से ये जो Z1 Z2 जो रहेगा और ये Z2 Z3 जो रहेगा, इनके बीच में एंगल कितना बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो π/3 बनेगा, ठीक है। अब मैं Z2 Z3 को रोटेट कर रहा हूँ या Z2 Z1 को रोटेट कर रहा हूँ? मैं Z2 Z1 को रोटेट कर रहा हूँ इसके ऊपर, मुझे इसको दिखाना है इनकी टर्म्स। तो देखो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, Z2 Z3 इसका जो भी आर्गुमेंट है एंड ये Z2 Z1 इसका जो भी आर्गुमेंट रहेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, π/3 है। तो एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किसी एक को π/3 वाले एंगल से रोटेट करना पड़ेगा। अब किसको किसके टर्म में, उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो रोटेट करने का आपको पिवोट पॉइंट आराम से मिल जाएगा भाई, जो इन दोनों साइड का जो कॉमन वर्टेक्स है भाई उसी के अलावा रोटेट होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि Z2 Z1 से रोटेट किया तो Z2 Z3 में आ गया, नहीं, Z1 Z3 की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आपको एक पिवोट पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आपको नीचे वाले साइड पे आपको ये वाला स्लैंट साइड लेकर आना है। तो देखो आपका ये जो रोटेशन है वो कौन से सेंस में होगा, या आपको नेक्स्ट इंडिकेट करना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव रहता है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया जाएगा। तो भाई Z2 Z1 का जो भी आर्गुमेंट रहेगा उसमें से हमें 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम कहाँ पर आएंगे, Z2 Z3। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, Z2 Z3 इज इक्वल टू हमारा जो Z2 Z1 रहेगा उसमें आपका कितने का आर्गुमेंट का इंक्रीज होगा जी, π/3 का। अब सबसे पहले Z2 Z1 को अगर हम इसके टर्म में अगर लिखना पसंद करेंगे, लेट अगर ये रहेगा आपका cos थीटा प्लस I sin थीटा, अगर ऐसा था कौन सा वाला पार्ट, Z2 Z1 वाला, तो आपका इंक्रीमेंट होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सेंस देखो π/3 का चेंज हो रहा है। तो नया वाला क्या बन जाएगा इसका, Z2 Z3 क्या बन जाएगा, R cos ऑफ थीटा माइनस π/3 प्लस I sin ऑफ थीटा माइनस π/3। सीधा क्या होगा, Z2 Z1 is equal to R cos theta plus I sin theta। हमारा Z2 Z3 क्या हो जाता है, this Z2 Z1 प्लस आपका ये जो π/3 वाला था ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में था, इसलिए ये प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस सिर्फ आपका रोटेशन कौन से सेंस में हो रहा है उसके हिसाब से। बॉटल का ढक्कन क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बंद होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो खुलता है, इसी सेंस में। ये क्लियर है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करता हूँ, अच्छा तो ये क्वेश्चन इतना ही है। हाँ, हमें बस रिप्रेजेंट करना था ना एक के टर्म में। अब Z2 Z1 के टर्म में जैसे कर दिया,
Z1 Z3 के टर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन ये एंगल रोटेशन क्या रहेगा, पाई बाई 3। यहाँ का -पाई/3 में है प्लस, यहाँ पर अब देखो कौन से सेंस में प्लस में, तो ये Z1 Z3 का जो भी आर्ग्यूमेंट रहेगा उसके अंदर सिर्फ कितने का इंक्रीज होगा, पाई/3 का इंक्रीज। क्वेश्चंस और करेंगे, डोंट वरी, हमें अभी स्मॉल स्केल पे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। Z1, Z2, Z3 and Z4. Given square have Z1, Z2, Z3, Z4 and their vertices. Z1 is given as 1 plus 5y, and Z2 is given as 5 plus 5y. Z3 is given as 5 plus I, and Z4 is given as 1 plus I. देखो ये क्वेश्चन लेकर चलो। अभी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये लेंथ निकालने का ट्राई करेंगे। हमें देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, हमें Z2, Z1, Z2, Z3 इस टाइप के क्वेश्चंस करने पड़े या फिर टर्म्स को हैंडल करना पड़ा। अब ये लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, अब ये लेंथ निकालने का मतलब क्या रहेगा, हम उसको कौन से फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे, वेक्टर फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एनी प्लेन, ये हमें निकालना आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, बिफोर 10 देखा था। अगर मेरा पॉइंट रहेगा x1 y1 और अगर ये मेरा दूसरा पॉइंट रहता है x2 y2, तो ये डिस्टेंस AB कितना रहता है, ये AB होता है जी रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही तरीका हम किसके लिए यूज करेंगे जी, फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दीज साइड्स। अब देखो आपको क्या बोला है जी, रिप्रेजेंट Z4 Z3 in terms of Z3 Z2 and Z1 Z2। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Z3 Z2 एंड Z1 Z2, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो Z3 Z2 ये डिस्टेंस कितना रहेगा, अगेन ये हमारा x कोएफिशिएंट होता है और ये हमारा y कोएफिशिएंट होता है, राइट। Z3 Z2 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना रहेगा डिस्टेंस, 4 यूनिट्स। और देखो जी हमें ये डिस्टेंस कितना मिला, 4 यूनिट्स। ये क्लियर। अब यही आपका क्या हो जाता है, मॉडुलस। अब आपको क्या निकालना रहेगा जी, Z2 Z3, इसको अगर आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको इसको क्या चाहिए रहेगा, थीटा भी चाहिए रहेगा। आपको एक्सटर्नल एंगल थ्योरम पता है, ट्रायंगल के अंदर रहता है।
तो अंदर रूट में नहीं आएगा तो रूट के अंदर आ गया तो देखना क्या होता है 5 माइनस 5 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, 16 का रूट अगर 4 तो आएगा। वर्टेक्स ही जानबूझ के ऐसे लेके आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्लियर। अब Z4 Z3 को अगर मैं Z1 Z4 की टर्म में अगर लिखूंगा तो देखो मुझे ये वाले वेक्टर को कितने में रोटेट करना पड़ेगा, ये वाली डायरेक्शन में कितने एंगल पे π/2। और यही अगर मुझे Z3 Z2 के टर्म में अगर करना पड़ेगा तो मैं ये एंगल को ये वेक्टर को कितने पे करूंगा π/2 पे। और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए प्लस होगा, ये क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए ये माइनस होगा। इस तरीके से ये कंसेप्ट का मेन पर्पस यही है कि भाई आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट ये हम कंसेप्ट क्यों करते हैं, बिकॉज ये डी मोवेर थ्योरम अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है। ये क्लियर है। ये पता चलने के बाद हम डी मोवेर थ्योरम के अंदर जंप कर सकते हैं। ये जस्ट एक चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चंस है मतलब क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है, हम रोटेट कर सकते हैं। पूरा आंसर इसका अगर आप आर्गुमेंट अगर थीटा रहेगा तो देखना उसके अंदर सिर्फ कितने का चेंज होगा, π/2 का चेंज होगा। आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो उसके हिसाब से, बस इतना ही पता करना है, नथिंग एल्स। ठीक है। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। फिर Z4 Z3 इक्वल्स टू फिर वो इसके टर्म से मिलेगा। ठीक है। देखना स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, लेंथ इक्वल रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में लेंथ के अंदर कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, आपका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, आर्ग्यूमेंट चेंज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, यही मतलब है। अब आते हैं जी डी मोवेर थ्योरम के ऊपर। अभी डी मोवेर थ्योरम रोटेटिंग एरो के हिसाब से हेल्पफुल क्यों होता है, अब वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले डी मोवेर थ्योरम का पर्पस ये है, अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हायर पावर अगर फाइंड आउट करना रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 25 का पावर 1 क्या रहेगा, 25 रहेगा, 25 का पावर 2 625, 25 का पावर 3 वैल्यू बढ़ता जाएगा, लाइक 15,000 समथिंग कुछ तो आएगा, 15,625। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप जैसे पावर बढ़ाते हो वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रहेगा, उसका भी अगर पावर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा जी, उसका मॉड्यूलस भी चेंज होगा एज वेल एज आर्ग्यूमेंट भी चेंज होगा। भाई मॉड्यूलस के प्रॉपर्टीज हमने जैसे देखे थे उसके हिसाब से क्या होता है, भाई मॉड्यूलस इटसेल्फ क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर n पावर से अगर इंक्रीज होगा तो मेरा मॉड्यूलस भी n पावर से इंक्रीज होगा। ठीक है। बट हमारे आर्गुमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे कि हमारा पिछला वाला ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा था, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ये याद है। व्हाट इफ अगर Z1 इंटू Z1 लिखा हो तो हम ऐसा बोलेंगे दिस इज लाइक आर्गुमेंट ऑफ Z1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ आर्गुमेंट 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1। तो मतलब स्क्वायर किया तो आर्गुमेंट क्या हुआ, डबल। क्यूब करेंगे तो आर्गुमेंट क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। तो अगर मैंने पावर अगर n टाइम्स अगर इंक्रीज किया तो मेरा आर्गुमेंट n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये है एक बेसिक किसका, डी मोवेर थ्योरम। अब आप बोलोगे कि सर पावर n से इंक्रीज हुआ तो हमारा आर्गुमेंट n से मल्टीप्लाई होगा ना, अब एंगल बढ़ के कितना बढ़ेगा, प्लेन के अंदर 360। ठीक है। मतलब देखो अगर मैं अपना यूनिट पकड़ के
मैं इतना एक कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ के चलता हूँ जिसका लेंथ कितना है जी 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इट्स लेंथ, मतलब r इज इक्वल टू आपका क्या आ गया जी 1 आ गया। और लेट जैसे इसका आर्ग्यूमेंट क्या है थीटा है। अब z इज इक्वल टू मैंने लिखा जी r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, बट r का वैल्यू तो 1 है, ठीक है। अब इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो z स्क्वायर क्या होगा पता है, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। z क्यूब करूंगा मतलब क्या होगा भाई, मॉडुलस का तो क्यूब हो जाएगा, बट आपका ये जो रहेगा ब्रैकेट इसका भी पावर 3 हो जाएगा। बट आर्गुमेंट के ऊपर क्या होता है, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2, z1 प्लस z2 का आर्गुमेंट हो गया। तो z1 अगर सॉरी z अगर इनिशियली यहाँ पर था, z स्क्वायर इधर होगा, आपका ये एंगल फिर से कितने से बढ़ेगा थीटा से ही बढ़ेगा। z क्यूब अगर किया, नया वाला पोजीशन अगर ये मिला, अगेन ये आर्गुमेंट कितने से बढ़ेगा अपना थीटा से ही बढ़ेगा। तो ये हायर पावर्स जैसे जैसे जाएंगे ये तो थीटा सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट थीटा जा जाके कहाँ तक जाएगा 360 तक ही जाएगा। 360 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो वहीं पर घूमता रहेगा। अब समझ में आ रहा है हम डी मोयर थ्योरम के लिए रोटेटिंग एरो वाला कंसेप्ट क्यों सीखे। बिकॉज डी मोयर थ्योरम में जैसे जैसे हम हायर पावर्स की तरफ जाते हैं, यू विल फाइंड आउट आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ क्या हो रहा है, आर्गन प्लेन के ऊपर रोटेट हो रहा है। उसका मॉड्यूलस तो भाई एक्सपोनेंट के हिसाब से इंक्रीज होगा, बट उसका आर्गुमेंट सिर्फ बढ़ रहा है, और बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक आर्गन प्लेन के ऊपर रोटेट कर रहा है। और हमने प्रीवियस कंसेप्ट में क्या देखा, रोटेशन का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होता है क्या, नहीं, उसका सिर्फ पोजीशन चेंज होता है। ये क्लियर है एवरीवन? आज कम से कम फाउंडेशन तो रखेंगे फॉर आवर कंसेप्ट डी मोयर थ्योरम। तो हेडिंग डालो डी मोयर थ्योरम। इसको हम स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। आगे डी मोयर थ्योरम को अगर पर्पस अगर इसका याद रखना है तो भाई हम क्या बोलते हैं जी, हायर इंडेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फाइंड आउट करने के लिए हम डी मोयर थ्योरम यूज करते हैं। So let capital Z is complex number such as Z is equal to R in bracket cos theta plus I sin theta. Then Z raised to n is given by Z raised to n is given by। अब देखो आगे जाने से पहले अगेन इसके जो पावर रहेगा, मतलब ये क्या आपका जो n का वैल्यू रहेगा आपका दो टाइप से आता है। एक तो n इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। और रैशनल नंबर का मतलब अगर मैंने बोला भाई 4 का पावर 1/2 ये रैशनल नंबर है, बट 1/2 का मतलब क्या रहेगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट अगर लेने जाएंगे तो हमें कितने वैल्यूज मिलते हैं, 2 वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या पकड़ के चलेंगे, जो हमारे ये जो एक्सपोनेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं इसके भी कितने केसेस रहेंगे, 2 केसेस रहेंगे। पहला वाला केस इसका पावर सीधा इंटीजर के हिसाब से बन रहा है, so he is given by case 1 n belongs to set of integers, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा सबसे सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, z to the power n is equal to r to the power n in bracket cos n times of theta plus I sin n times of theta। मैं n टाइम्स ऑफ थीटा को जानबूझ के हाईलाइट किया
each value. सिंपल वैल्यू है। ये क्लियर है एवरीवन? जब आपका n क्या रहेगा जी? इंटीजर रहेगा। बट अगर n अगर रैशनल नंबर रहता है तो क्या होता है ये देखते हैं। केस 2 n क्या है जी? आपका एक रैशनल नंबर रहेगा। कौन है जिसको रैशनल नंबर नहीं पता? रैशनल नंबर मतलब कौन सा वाला फॉर्मेट रहेगा? p/q फॉर्मेट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस टाइप का फॉर्मेट। देन z to the power n is equal to r to the power n in bracket cos of n theta plus I sin of n theta is one of the values of z to the power n. अब यहाँ पर आपको ना किसके ऊपर फोकस करना है पता है? ये वाले वर्ड के ऊपर। जब आपका n इंटीजर रहेगा आपको कितने वैल्यू मिल रहे हैं? सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। और अगर आपका n अगर रैशनल नंबर रहेगा तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे, जिसमें से एक वैल्यू ये रहेगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है? n इंटीजर रहेगा तो z का पावर n हमें कितने मिलेंगे वैल्यू? एक ही मिलेगा। बट अगर n अगर रैशनल नंबर रहा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमें n के कितने वैल्यूज मिलेंगे? सॉरी, z टू द पावर n के मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगे और उसमें से एक वैल्यू ये रहेगा। ये समझ में आ गया? सिर्फ यहाँ तक अच्छे से कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। आज थोड़ा सा हेवी टाइप आपको इनपुट हो रहा होगा। रीजन, डी मोयर थ्योरम मल्टीपल स्टेप्स में है। डी मोयर थ्योरम रोटेटिंग एरो के वगैरह आपको समझ लीजिए, ठीक है? रोटेटिंग एरो से एक कंसेप्ट तो हो गया ना, एनालॉग वॉच के जैसा मिनट एंड आवर हैंड के जैसा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी घूम सकता है। कहाँ पर? आर्गन प्लेन के अंदर। ये क्लियर? और डी मोयर थ्योरम मतलब क्या रहता है? हम जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे तो अपना मॉड्यूलस तो इंक्रीज होगा, बट आर्गुमेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा? सिर्फ रोटेट ही करेगा और कुछ नहीं करता, ठीक है? रियल नंबर लाइन पे क्या होता था? जैसे हम पावर बढ़ाते हैं, जैसे दिस इज 0, दिस इज 2, 2 का पावर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता था? 4, 4 के बाद अब 8, फिर 8 के बाद अपना 16, आगे जाता था। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाता था। और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो रहा है? वो सिर्फ 360 डिग्री में ही घूमता रहेगा। उसका मॉडुलस, उसका लेंथ कितना चेंज होगा वो अलग से कैलकुलेट हम कर सकते हैं, बट इसका पोजीशन तो हम आराम से कभी भी दिखा सकते हैं। ये क्लियर है?